आज की कहानी का शीर्षक है वंडरलैंड में सोफिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है। सोफिया नाम की एक जिज्ञासु लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। सोफिया को खोजबीन करना पसंद था और वह अक्सर दूर देशों और जादुई प्राणियों के बारे में सपने देखती रहती थी। एक धूप भरी दोपहर में सोफिया अपनी बहन के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी, जो एक किताब पढ़ रही थी। सोफिया ने ऊब महसूस करते हुए चारों ओर देखा और वास्कट में एक सफेद खरगोश को उछलते हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ जब खरगोश ने अपनी जेब से घड़ी निकाली और बोला, अरे मुझे देर हो जाएगी। जिज्ञासा से सोफिया ने खरगोश का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि वह पेड़ के नीचे एक बड़े खरगोश के बिल में गायब हो गया। बिना कुछ सोचे सोफिया बिल में कूद गई और अचानक उसने खुद को एक गहरी सुरंग में नीचे 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 गिरते हुए पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाय के बर्तनों और किताबों की अलमारियों जैसी अनोखी वस्तुओं के पास से गुजरते हुए हमेशा के लिए गिर रही थी। अंत में सोफिया कई दरवाजों वाले एक अजीब चमकदार रोशनी वाले हॉल में पत्तों के बिस्तर पर धीरे से उतरी। सोफिया उठी। उसने देखा कि हॉल में छोटे छोटे बहुत से दरवाजे हैं और बीच में कांच की मेज पर एक छोटी सी चाबी पड़ी हुई है, लेकिन वह चाबी किसी भी दरवाजे में फिट नहीं हुई। जैसे ही उसने खोजना जारी रखा, उसे पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिला। चाबी बिल्कुल फिट। हालांकि सोफिया दरवाजे में फिट होने के लिए बहुत बड़ी थी। मेज पर उसे ड्रिंक मी लेबल वाली एक बोतल मिली। सोफिया झिझकी, लेकिन उसने एक घूंट पीने का फैसला किया। तुरंत वह सिकुड़ने लगी जब तक कि वह इतनी छोटी नहीं हो गई कि दरवाजे में समा सके। दूसरी ओर दरवाजे से होकर सोफिया जीवंत फूलों और असामान्य प्राणियों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में दाखिल हुई। वह बगीचे में घूमती रही, दृश्यों और ध्वनियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, जब तक कि उसे एक पेड़ पर बैठी एक बड़ी मुस्कुराती हुई चेशायर बिल्ली नहीं मिली। हेलो, सोफिया ने विनम्रता से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहां जाना चाहती हो, चेशायर बिल्ली ने रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सोफिया ने स्वीकार किया, मुझे नहीं पता है, मैं बस यहां घूम रही हूं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते पर जाते हैं, चेशायर बिल्ली ने अभी भी मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगर तुम सच में रोमांच चाहती हो तो आप मैड हैटर या मार्च हेयर के पास जाओ। वे दोनों काफी पागल हैं, तुम जानती हो। जिज्ञासा से सोफिया ने चेशायर बिल्ली को धन्यवाद दिया और पहले मैड हैटर से मिलने का फैसला किया। वह उस रास्ते पर तब तक चलती रही जब तक कि वह चाय पार्टी के लिए रखी एक लंबी मेज तक नहीं पहुंच गई। मैड हैटर, मार्च हेयर और एक नींद वाला डोरमाउस सभी मेज पर बैठे थे। कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। जब उन्होंने सोफिया को आते देखा तो वे चिल्लाए। सोफिया ने सीट लेते हुए कहा, वहां बहुत जगह है। वह चाय पार्टी सबसे अनोखी थी जिसमें सोफिया ने भाग लिया था। मैड हैटर और मार्च हेयर लगातार इधर उधर घूम रहे थे, सीटें बदल रहे थे और ऐसी पहेलियां पूछ रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं था। डोरमाउस सोता रहा और जागकर अजीब कहानियां सुनाता रहा। इन सब चीजों से सोफिया परेशान हो गई और उसने आगे चलने का फैसला किया। जैसे ही वह चाय पार्टी से दूर चली गई, सोफिया की नजर ताश के पत्तों से घिरे एक बड़े महल पर पड़ी। जिज्ञासा से उसने ताश के पत्तों का पीछा किया और खुद को दिल की रानी के दरबार में पाया, जो एक बहुत ही मुखर और मांग करने वाली शासक थी। इसका सिर काट दो, रानी हर कुछ मिनटों में चिल्लाती रहती थी, जिससे सोफिया बहुत डर गई। रानी ने सोफिया को देखा और उसे क्रिकेट का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। यह खेल सोफिया द्वारा अब तक देखे गए किसी भी क्रिकेट से अलग था। हथौड़े जीवित राजहंस थे और गेंदें हाथी थी। खेल के दौरान सोफिया को फिर से सफेद खरगोश दिखाई दिया। वह पहले से भी अधिक घबराया हुआ लग रहा था। तुम्हें चले जाना चाहिए, उसने फुसफुसाकर उससे कहा। रानी बहुत खतरनाक है। सोफिया ने सिर हिलाया और चुपचाप क्रिकेट खेल से दूर चली गई। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में महल के बगीचों में घूमती रही। अचानक
उसकी नजर एक अदालत पर पड़ी। द नेव ऑफ हार्ट्स पर रानी के टार्ट्स चुराने का मुकदमा चल रहा था। दिलों के राजा ने न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए मैड हैटर सहित विभिन्न गवाहों को बुलाया, जिन्होंने बहुत ही अजीब अजीब गवाही दी। उसके बाद सोफिया को स्टैंड पर बुलाया गया। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि वंडरलैंड में सब कुछ अधिक से अधिक बेतुका होता जा रहा था। यह सब बकवास है, सोफिया ने चिल्लाकर कहा। इसमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं है। दिलों की रानी गुस्से से लाल हो गई। इसका सिर काट दो, उसने चिल्लाकर कहा। सोफिया ने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। वह वापस चिल्लाई, तुम सब महज ताश के पत्तों की तरह हो। उसी क्षण ताश के पत्ते हवा में उठे और सोफिया के चारों ओर घूमने लगे। उसने चक्कर आने के कारण अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसने आंखें फिर से खोली तो वह अपनी बहन के साथ वापस बड़े पेड़ के नीचे थी। सूरज डूब रहा था। सोफिया, तुम फिर से सपना देख रही हो, उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अब घर जाने का समय हो गया है। सोफिया अपनी फ्रॉक से पत्ते झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उसने खरगोश के बिल पर एक आखिरी नजर डाली और सोचा कि क्या उसका साहसिक सफर वास्तविक था या सिर्फ एक सपना था। जब वह अपनी बहन के साथ घर जा रही थी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, यह जानकर कि वंडरलैंड हमेशा उसका एक हिस्सा रहेगा, चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक। आज की कहानी का शीर्षक है वैज्ञानिक राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में अनास्तासिया नाम की एक राजकुमारी रहती थी। अन्य राजकुमारियों के विपरीत अनास्तासिया अपने दिन सिलाई या गायन में नहीं बिताती थी। इसके बजाय उसे महल के पीछे छिपी अपनी गुप्त प्रयोगशाला में प्रयोग करना और नई चीजों का आविष्कार करना पसंद था। अनास्तासिया के पिता किंग एल्डन एक बुद्धिमान और दयालु शासक थे जो अपनी बेटी से प्यार करते थे। हालांकि उन्हें चिंता थी कि विज्ञान में उसकी रुचि उन्हें एक सच्ची रानी बनने से रोके। अनास्तासिया, मेरी प्रिय, उन्होंने कहा, एक राजकुमारी को अपने शाही कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। अनास्तासिया मुस्कुराती और जवाब देती, पिताजी, मेरे प्रयोग हमारे राज्य की मदद कर सकते हैं। एक दिन आप देखेंगे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने एक संदेश भेजा। वे एक भयंकर ड्रैगन से खतरे में थे जो उनके गांव को आतंक से परेशान कर रहा था। हताश राजा ने मदद की गुहार लगाई और उन्हें बचाने वाले को बड़ा इनाम देने की पेशकश की। राजा एल्डन ने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को पड़ोसी राज्य की रक्षा के लिए भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अनास्तासिया जानती थी कि उसे इसके लिए क्या करना है। उसने अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके ड्रैगन को पकड़ने की योजना तैयार की। उसने अपनी प्रयोगशाला में औषधियां मिलाने और एक चतुर जाल बनाने में दिन बिताए। जब वह तैयार हो गई तो वह अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मेरे पास ड्रैगन को हराने की एक योजना है, उसने आत्मविश्वास से कहा। किंग एल्डन हालांकि उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। उन्होंने पहले राजकुमारी को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और अनिच्छा से सहमत हो गए। सावधान रहें अनास्तासिया, आप हमारे राज्य की रोशनी है, उन्होंने कहा। अनास्तासिया अपने वफादार दोस्त महल के लड़के फिन के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। फिन जानवरों को संभालने में कुशल था और जंगल को अच्छी तरह जानता था। साथ में वे अंधेरे जंगल में चले गए जहां ड्रैगन को आखिरी बार देखा गया था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक चले गए, अनास्तासिया ने फिन को अपनी योजना समझाई। हम इस विशेष औषधि से ड्रैगन को लुभाएंगे, उसने चमकदार तरल से भरी एक शीशी उठाते हुए कहा। एक बार जब ड्रैगन यह औषधि पी लेगा तो सो जाएगा और हम उसे सुरक्षित रूप से पकड़ सकते हैं। वे एक साफ स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने अपना जाल बिछाया। अनास्तासिया ने औषधि को एक बड़े कटोरे में रखा और फिन के साथ एक चट्टान के पीछे छिप गई। उन्होंने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और जल्द ही विशाल ड्रैगन के करीब आते ही जमीन कांपने लगी। ड्रैगन ने हवा सूंघी और कटोरा ढूंढ लिया। इसने लालच से औषधि पी ली और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गया।
अनास्तासिया और फिन ने तुरंत अपने साथ लाई गई मजबूत रस्सियों से ड्रैगन को सुरक्षित बांध दिया। फिर अनास्तासिया ने अपने बैग से एक छोटा सा उपकरण निकाला और उसे ड्रैगन के पंख से जोड़ दिया। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जब तक हम राज्य में वापस नहीं आते तब तक ड्रैगन सोता रहेगा, उसने समझाया। बड़े प्रयास से उन्होंने ड्रैगन को वापस पड़ोसी राज्य में पहुंचाया। अनास्तासिया और फिन सोते हुए ड्रैगन के साथ पहुंचे तो लोग खुशी से झूम उठे। आभारी राजा ने उन्हें सोने और रत्नों से पुरस्कृत किया, लेकिन अनास्तासिया का सबसे बड़ा पुरस्कार उसके पिता का सम्मान और प्रशंसा थी। अपने राज्य में वापस आकर राजा एल्डन ने अनास्तासिया को गले लगा लिया। आप सही थी राजकुमारी, आपके वैज्ञानिक ज्ञान ने कई लोगों की जान बचाई है, मुझे आप पर गर्व है। अनास्तासिया मुस्कुराई, यह जानकर कि उसके पिता ने आखिरकार उसके जुनून को समझा। उसने अपनी प्रयोगशाला में काम करना जारी रखा, ऐसे आविष्कार किए जिससे उनके लोगों के जीवन में सुधार हुआ। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई। लोग बीमार पड़ रहे थे और किसी को इसका इलाज नहीं पता था। अनास्तासिया ने अपनी प्रयोगशाला में जड़ी बूटियों और औषधियों के साथ प्रयोग करते हुए अथक परिश्रम किया। आखिरकार उसने एक ऐसा उपाय खोजा जो बीमारी को ठीक कर सकता था। उसने राज्य के हर कोने में दवा वितरित की और जल्द ही सभी लोग फिर से स्वस्थ हो गए। लोगों ने अनास्तासिया की प्रतिभा और दयालुता की प्रशंसा की। किंग एल्डन ने उनके सम्मान में एक भव्य उत्सव की घोषणा की। अनास्तासिया ने किसानों की मदद के लिए नए खेती के उपकरण बनाए, बीमारों को ठीक करने के लिए दवाओं का आविष्कार किया और यहां तक कि एक ऐसा उपकरण भी बनाया जो सूखे के दौरान बारिश ला सकता था। वैज्ञानिक राजकुमारी की बात दूर दूर तक फैल गई। हर जगह से लोग उनसे मदद और सलाह लेने आते थे और इस तरह अनास्तासिया का राज्य फला फूला और वह एक बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में जानी जाने लगी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों एक राजकुमारी ने गधे की खाल पहनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा था जो एक शांतिपूर्ण देश पर शासन करता था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी एक राजा इच्छा कर सकता था, धन, शक्ति और एक सुंदर रानी जिससे वह बहुत प्यार करता था। साथ में उनकी एक प्यारी बेटी राजकुमारी अलीना थी। राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि दयालु भी थी और राज्य में सभी लोग उससे प्यार करते थे। हालांकि एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। अपनी मृत्यु शैया पर रानी ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे एक वादा करवाया। मेरे प्यारे पति, अगर तुम कभी दोबारा शादी करो तो मुझसे वादा करो कि तुम केवल उसी से शादी करोगे जो मेरी तरह सुंदर और दयालु हो। राजा, जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, ने भारी मन से उससे वादा किया। रानी के निधन के बाद राजा दुख से भर गया। कई वर्ष बीत गए और रानी के बिना राज्य को कष्ट होने लगा। लोगों ने राजा से पुनर्विवाह करने की विनती की ताकि राज्य को एक नई रानी मिल सके। लेकिन राजा को अपनी पत्नी से किया गया वादा याद आया और उसने किसी भी ऐसी लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया जो उसकी तरह सुंदर और दयालु नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा को ध्यान आने लगा कि उसकी बेटी राजकुमारी अलीना अधिक से अधिक अपनी मां की तरह दिखने लगी। वह रानी की तरह ही सुंदर और दयालु थी। राजा ने अपने दुख और असमंजस में सोचा कि उसकी बेटी से शादी करने से उसकी पत्नी से किया गया वादा पूरा हो जाएगा। हालांकि यह विचार अजीब और परेशान करने वाला था। राजा अपने दुख से अंधा हो गया और उसने राजकुमारी अलीना से उससे शादी करने के लिए कहने का फैसला किया। जब राजकुमारी को अपने पिता की मंशा के बारे में पता चला तो वह डर गई। वह अपने पिता से प्यार करती थी लेकिन जानती थी कि उससे शादी करना गलत था। वह अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान थी और जानती थी कि उसे इस भयानक भाग्य से बचने का रास्ता खोजने की जरूरत है। वह सलाह के लिए अपनी परी मां के पास गई। परी मां, जो राजकुमारी से बहुत प्यार करती थी, भी राजा के अनुरोध से हैरान थी। मेरी प्यारी अलीना, उसने कहा, तुम्हें शादी न करने का एक रास्ता खोजना होगा। अपने पिता से तुम्हें
3 असंभव तोहफे देने के लिए कहो। इससे हमें तुम्हारे भागने में मदद करने की योजना के बारे में सोचने का समय मिलेगा। राजकुमारी मान गई और राजा के पास लौट आई। पिताजी, उसने धीरे से कहा, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन केवल तभी जब आप मुझे 3 तोहफे दे सके। सूरज जैसी चमकीली पोशाक, चंद्रमा जैसी चमकदार पोशाक और सितारों जैसी चमकदार पोशाक। राजा अपनी बेटी को खुश करने के लिए उत्सुक था। उसने राज्य के सबसे अच्छे दर्जी को बुलाया। हर किसी को आश्चर्य हुआ। वे राजकुमारी के अनुरोध के अनुसार 3 पोशाकें बनाने में सफल रहे। पहली पोशाक सूरज की तरह चमकती थी, दूसरी चांद की तरह चमकती थी और तीसरी सितारों की तरह चमकती थी। राजकुमारी अलीना का दिल टूट गया जब उसने देखा कि उसके पिता ने उसके अनुरोधों को पूरा कर दिया है। वह जानती थी कि उसे एक और योजना की आवश्यकता है। वह एक बार फिर अपनी परी मां के पास गई, जिसने उससे कहा, अपने पिता से एक और चीज मांगो, उसके बेशकीमती गधे की खाल। यह गधा कोई साधारण जानवर नहीं है। यह राज्य को अनगिनत सोने के सिक्के प्रदान करता है। इसके बिना राज्य को भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। राजकुमारी झिझक रही थी, लेकिन जानती थी कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वह राजा के पास गई और गधे की खाल मांगी। हालांकि राजा उसके अनुरोध से हैरान था, लेकिन वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसने गधे की बलि देने का आदेश दिया और उसे उसकी खाल दे दी। गधे की खाल लेकर राजकुमारी अलीना उस रात महल से भाग गई। उसने छुपने के तौर पर गधे की खाल पहनी थी और उसके नीचे अपनी खूबसूरत पोशाकें छिपा रखी थी। उसने राज्य से बहुत दूर जंगलों और नदियों के पार यात्रा की, जब तक कि वह एक दूर देश में नहीं पहुंच गई जहां उसे कोई नहीं जानता था। इस नई भूमि में राजकुमारी को एक महान महल की रसोई में नौकर के रूप में काम मिला। गधे की त्वचा में उसकी खुरदुरी उपस्थिति के कारण अन्य नौकरों ने उसका मजाक उड़ाया और वह उसे डोंकीस्किन बुलाने लगे। चिढ़ाने के बावजूद राजकुमारी अलीना दयालु और सौम्य बनी रही, बिना किसी शिकायत के अपना काम करती रही। एक दिन महल के राजकुमार ने एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें राज्य की सभी लड़कियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। राजकुमारी, जिसने अपनी सुंदर पोशाकें छिपा रखी थी, जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि गधे की खाल पहनकर वह समारोह में नहीं जा सकती। हालांकि जब सभी नौकर समारोह की तैयारी में व्यस्त थे, तो वह चुपचाप अपने छोटे से कमरे में चली गई, गधे की खाल उतार दी और सूरज की तरह चमकने वाली पोशाक पहन ली। समारोह पर हर कोई उस रहस्यमयी राजकुमारी को देखकर चकित रह गया, जो कहीं से प्रकट हुई थी। राजकुमार विशेष रूप से उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। उसने पूरी रात उसके साथ नृत्य किया और एक बार फिर उसने राजकुमार का दिल जीत लिया। अगली रात राजकुमार ने एक और समारोह रखा। इस बार राजकुमारी एलिना ने चांद की तरह चमकने वाली पोशाक पहनी। फिर से राजकुमार ने उसके साथ नृत्य किया और फिर वह भाग गई, इससे पहले कि उसे पता चलता कि वह कौन थी। तीसरी रात उसने वह पोशाक पहनी जो सितारों की तरह चमक रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसका नाम जान पाता, राजकुमारी अलीना केवल एक सुनहरी अंगूठी छोड़कर भाग गई। रहस्यमय राजकुमारी को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमार ने घोषणा की कि वह उस महिला से शादी करेगा जिसके हाथों में वह अंगूठी फिट आ जाए। वह घर घर जाकर उस लड़की की तलाश करने लगा जो अंगूठी पहन सके। जब वह महल की रसोई में पहुंचा जहां डोंकीस्किन काम करती थी, तो उसने अंगूठी आजमाने के लिए कहा, जिससे सभी को आश्चर्य हुआ। अन्य नौकर उस पर हंसे। उन्हें लगा कि यह असंभव है कि अंगूठी इस नौकरानी लड़की को फिट होगी। लेकिन जब डोंकीस्किन ने अंगूठी को उसकी उंगली में पहनाया तो वह पूरी तरह से फिट हो गई। आश्चर्यचकित राजकुमार को एहसास हुआ कि यह विनम्र रसोई नौकरानी वह रहस्यमय राजकुमारी थी जिसके साथ उसने समारोह पर नृत्य किया था। उसने उससे गधे की खाल उतारने के लिए कहा और जब उसने ऐसा किया तो उसकी असली सुंदरता सबके सामने आ गई। राजकुमार और राजकुमारी अलीना की शादी एक भव्य समारोह में हुई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। राजा, उसके पिता,
जो अपनी बेटी के लापता होने के बाद दुखी थे, को शादी में आमंत्रित किया गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी बेटी को खुश और सुरक्षित देखकर खुशी से भर गया। और इस तरह राजकुमारी अलीना दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ शासन करते हुए नए राज्य की रानी बन गई। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी जो कभी नहीं मुस्कुराई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले रूस में एक राजा था। राजा की एक खूबसूरत बेटी थी जो हर साल और अधिक प्यारी होती जाती थी। उसे खुश रखने के लिए राजा ने उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी। उसके पास बेहतरीन कपड़े, सबसे सुंदर आभूषण, सबसे स्वादिष्ट भोजन और सबसे अच्छा मनोरंजन था। फिर भी राजकुमारी कभी मुस्कुराई नहीं। इससे राजा को दुख हुआ और वह हर रात पूछता था, क्या तुम खुश हो मेरे प्रिय? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। राजा को उस पर विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार खुश लोग मुस्कुराते थे और राजकुमारी कभी नहीं मुस्कुराती थी। कई वर्षों तक अपनी खूबसूरत बेटी का उदास चेहरा देखने के बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी उसकी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से कराई जाएगी। पूरे रूस से युवा आए। रंग बिरंगी धारियों और पोल्का डॉट्स पहने एक जोकर पानी से भरे गिलास उठा रहा था। राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। अभिनेताओं की एक मंडली ने गधों के वेश में नाटक प्रस्तुत किया। राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। एक हास्य अभिनेता ने एक विशाल मुर्गे की पोशाक पहनकर चुटकुले सुनाए, फिर भी राजकुमारी नहीं मुस्कुराई। यह देखकर कि राजकुमारी मुस्कुरा ही नहीं रही, राजा की आंखों में आंसू आ गए। क्या कभी कोई मेरी खूबसूरत बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगा? राजा ने दुख के साथ कहा। ऋतुएं बीत गईं। वसंत ऋतु में पक्षी गाते थे, गर्मी में फसलें उगती थीं, शरद ऋतु में जहां तक नजर जा सकती थी भव्य रंग फैले हुए थे। बर्फ ने जमीन को ढक लिया और सर्दियों में क्रिस्टल की तरह दिखाई दी। फिर भी राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। राजा को नहीं पता था कि और क्या करना है। महल में नवयुवकों का आना जारी रहा। कुछ लोग चमचमाते गहने लाए और उन्हें राजकुमारी के चरणों में रख दिया। कुछ लोग सबसे नाजुक हस्त निर्मित लेस के साथ सबसे नरम रेशम के गाउन लाए। अन्य लोग सबसे मोटे हंस या सबसे स्वादिष्ट मुर्गियां लेकर आए। फिर भी राजकुमारी मुस्कुराई नहीं। पास के एक गांव में लुकास नाम का एक युवक एक किसान के यहाँ काम करता था। उसने खेतों की जुताई की, वह जानवरों की देखभाल करता था, उसने खलिहान की मरम्मत की। वह लगातार काम करता रहा और किसान उससे बहुत खुश था। वर्ष के अंत में किसान ने लुकास को अपने घर बुलाया। पैसों से भरा एक बड़ा थैला मेज पर रखा था। किसान ने कहा, तुमने पिछले साल अच्छा काम किया है लुकास, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। किसान कमरे से बाहर चला गया। लुकास ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने एक सिक्का लिया। आखिरकार वह एक ईमानदार आदमी था और लालच नहीं करना चाहता था। लुकास एक घूंट पानी के लिए शहर के कुएं पर गया। जैसे ही उसने पानी पिया, सिक्का उसके हाथ से छूट गया और छींटे के साथ पानी में गिर गया। लुकास बहुत देर तक कुएं में देखता रहा। शायद मैंने पर्याप्त मेहनत नहीं की, उसने सोचा। अवश्य ही इसलिए मेरी किस्मत इतनी खराब थी। उसने अगले वर्ष और अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। ऋतुएं फिर बीत गईं। लुकास ने वसंत ऋतु में मक्का लगाया। वह पूरी गर्मियों में इसकी देखभाल करता था और शरद ऋतु में इसकी कटाई करता था। इसलिए जब सर्दियों में बर्फ चमकी, तब तक किसान के पास मकई का एक पूरा डिब्बा था। एक बार फिर किसान ने पैसे मेज पर रख दिए और लुकास से कहा कि वह जो चाहे ले ले, और कमरे से बाहर चला गया। फिर से लुकास ने लालची न होते हुए एक सिक्का ले लिया। वह प्यासा था, इसीलिए पानी पीने के लिए कुएं पर गया। फिर सिक्का उसके हाथ से छूट गया और छपाक से कुएं में जा गिरा। फिर से लुकास ने अगले वर्ष और अधिक मेहनत करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सोचा शायद इस साल भी मैंने अच्छी तरह से मेहनत नहीं की होगी। तीसरा साल आया और चला गया। लुकास ने और भी ज्यादा कड़ी मेहनत की। वह शायद ही कभी सोता था, वह बहुत कम खाता था। उसने 24 घंटे काम किया। वर्ष के अंत में उसने एक सिक्का लिया और कुएं पर पानी पीने गया। वहां का नज़ारा देखकर लुकास बहुत खुश हो गया। पिछले वर्षों के 2 सिक्के पानी के ऊपर तैरने लगे। लुकास ने उन्हें पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया। अब मेरे लिए दुनिया देखने का समय आ गया है, उसने कहा, और वह गांव छोड़कर चला गया। लुकास एक घास के मैदान से होकर गुजरा। सूरज ऊपर चमक रहा था और उसे गर्म कर रहा था, इसलिए वह उसकी चमक का आनंद लेने के लिए एक पल के लिए रुक गया। जब वह अपनी आंखें बंद करके बैठा था,
तो एक छोटा चूहा उसकी ओर दौड़ा। सर कृपया मुझे एक सिक्का दो, मुझे बाजार से चीज़ खाना है, वादा करता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करूँगा। लुकास चूहे को देखकर मुस्कुराया और उसे सिक्का दे दिया। चूहा लुकास के पैर से उछलकर अपने बिल में वापस चला गया। लुकास ने अपनी यात्रा जारी रखी और जल्द ही घने जंगल में पहुंच गया। पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे और जमीन को अंधेरे में रखते थे और जंगल के जीव असामान्य रूप से चुप थे। लुकास सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात एक बीटल से हुई। सर कृपया मुझे एक सिक्का दो, मुझे घर की सामग्री लानी है, वादा करता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद करूँगा। लुकास बहुत दयालु था। उसने बीटल को एक सिक्का दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे प्यास लग गई। पास ही में एक झरना था तो वह वहाँ पानी पीने के लिए रुक गया। सर कृपया मुझे एक सिक्का दो, एक दिन इसके बदले में मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। लुकास ने नीचे देखा तो उसे पानी के किनारे एक मेंढक तैरता हुआ दिखाई दिया। वह मना नहीं कर सका, इसलिए उसने मेंढक को अपना आखिरी सिक्का दे दिया। मेंढक सिक्का लेकर पानी में वापस चला गया। लुकास जल्द ही शहर आ गया। लोग इधर उधर हलचल करने लगे। सड़क पर घोड़े दौड़ रहे थे। चारों ओर से लोगों की आवाज़ आ रही थी। लुकास ने इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। आखिरकार उसने एक लंबी सड़क के अंत में राजा के महल को देखा और उस दिशा में जाने का फैसला किया। लुकास ने पूरे शहर में लोगों को देखा और जल्द ही राजकुमारी की खिड़की के सामने आराम करने के लिए रुक गया। उसने ऊपर देखा और उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लुकास को चक्कर आ गया और वह महल के सामने कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त मेंढक, बीटल और चूहा वहां आए। मेंढक ने लुकास को जगाने के लिए उसके चेहरे को धीरे से हिलाया। बीटल ने तुरंत लुकास के जूते साफ कर दिए और चूहे ने उसका कोट कीचड़ से साफ कर दिया। सड़क के ऊपर राजकुमारी ने छोटे प्राणियों को युवक की देखभाल करते देखा। उनकी हरकतें उनके दिल को छू गई। वह फुसफुसाए और वह मुस्कुराई। वह निश्चित रूप से एक बहुत ही खास आदमी होगा जो इन प्राणियों को उसकी इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। देखो, राजकुमारी मुस्कुरा रही है, सड़क पर एक बूढ़ी औरत चिल्लाई। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा खुशी से झूम उठा। उसने सैनिकों को कहकर लुकास को महल में बुलाया और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। जैसा कि राजा ने वादा किया था, लुकास और राजकुमारी का विवाह हो गया। उसके बाद से वे हमेशा खुश रहे। आज की कहानी का शीर्षक है रम्पेलस्टिल्टस्किन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में थॉमस नाम का एक गरीब मिल मालिक रहता था। थॉमस बहुत बड़बोला था। उसे लोगों को झूठी बातें बताना अच्छा लगता था। लेकिन उसकी एक सुंदर बेटी थी। वह अपनी बेटी टियाना के बारे में भी अफवाहें फैलाता था। वह कहता था, मेरी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, वह भूसे से सोना बना सकती है। थॉमस के घमंड की बात राजा तक पहुंची। वह एक लालची आदमी था जो किसी भी चीज से ज्यादा सोना पसंद करता था। उसने थॉमस और टियाना को महल में बुलाया। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बेटी भूसे को सोना बना सकती है तो उसे मेरे पास लाओ और मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। राजा के आदेश से भयभीत थॉमस टियाना को महल में ले आया। राजा ने उसे भूसे और चरखे से भरे एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा, इस भूसे को सोने में बदलने के लिए तुम्हारे पास सुबह तक का समय है। यदि तुम असफल रही तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को सजा दी जाएगी। टियाना कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे पता नहीं था कि भूसे को सोना कैसे बनाया जाता है। जैसे ही वो हार मानने वाली थी, एक अजीब सा आदमी प्रकट हुआ। वह छोटा था, लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों वाला था। क्यों रो रही हो? उसने पूछा। टियाना ने अपनी परेशानी बताई। छोटा आदमी मुस्कुराया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना होगा। हताश, टियाना सहमत हो गई। उसने छोटे आदमी को अपना मोती का हार दिया और वह काम पर लग गया। सुबह तक कमरा चमचमाते सोने से भर गया। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन वह और अधिक सोने के लिए लालची हो गया। उसने टियाना को भूसे से भरे एक और बड़े कमरे में बंद कर दिया। राजा ने टियाना से कहा कि सुबह तक इन सबको सोना बना दो। टियाना फिर रो पड़ी और फिर छोटा आदमी प्रकट हुआ। इस बार उसने उसे अपनी अंगूठी दी और सुबह तक कमरा सोने से भर गया। लेकिन लालची राजा संतुष्ट नहीं हुआ। वह टियाना को भूसे से भरे एक और ज्यादा बड़े कमरे में ले गया। अगर तुम एक रात में इस सारे भूसे को सोना बना सकती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा। टियाना पहले से कहीं अधिक हताश थी। जब छोटा आदमी प्रकट हुआ तो उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है,
उसने कहा। छोटे आदमी ने एक पल के लिए सोचा। उसने कहा, तुम्हें मुझे अपना पहला बच्चा देने का वादा करना पड़ेगा। टियाना के पास और कोई रास्ता नहीं था। न चाहते हुए वो सहमत हो गई। छोटे आदमी ने भूसे को घुमाकर सोना बना दिया और राजा ने अपना वादा निभाया। उसने टियाना से शादी कर ली और वह रानी बन गई। साल बीत गए और टियाना उस छोटे आदमी के बारे में भूल गई। उसे और राजा को एक सुंदर बच्चा हुआ। एक रात छोटा आदमी उसके कमरे में दिखाई दिया। उसने कहा, अपना वादा याद करो और मुझे अपना पहला बच्चा दे दो। टियाना डरी हुई थी। उसने छोटे आदमी से विनती की कि वह उसे अपने बेटे को अपने पास रखने दे। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। यदि तुम मेरा नाम पता लगा सकती हो तो तुम अपने बच्चे को रख सकती हो। टियाना सहमत हो गई और छोटा आदमी गायब हो गया। अगले दिन उसने नाम इकट्ठा करने के लिए पूरे राज्य में दूत भेजे। उस रात छोटा आदमी लौट आया। टियाना ने कई नामों का अनुमान लगाया। क्या आपका नाम जॉन है, माइकल, विलियम? लेकिन हर बार छोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मेरा नाम नहीं है, और वह गायब हो गया। अगले दिन टियाना ने और अधिक दूत भेजे। उस रात उसने फिर अनुमान लगाया। क्या आप रॉबर्ट हैं, पीटर, पॉल? लेकिन छोटा आदमी हंसा और बोला, यह मेरा नाम नहीं है। तीसरे दिन टियाना का एक दूत समाचार लेकर लौटा। महामहिम, उसने कहा, मैंने जंगल में एक अजीब सा छोटा आदमी देखा। वह आग के चारों ओर नाच रहा था और गाना गा रहा था। आज रात में खाना पकाऊंगा, कल रात में रानी के बेटे को लाऊंगा। रानी कभी भी खेल नहीं जीतेगी क्योंकि रम्पेस्टिल्टस्किन मेरा नाम है। उस रात जब छोटा आदमी लौटा तो टियाना ने हैरान होने का नाटक किया। उसने कुछ और नामों का अनुमान लगाया। क्या आपका नाम जॉर्ज है, एडवर्ड, हेनरी? छोटा आदमी हंसा और बोला, यह मेरा नाम नहीं है। अंत में टियाना मुस्कुराई और बोली, क्या आपका नाम रम्पेस्टिल्टस्किन है? यह सुनकर छोटे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? वह चिल्लाया। गुस्से में उसने अपना पैर इतनी जोर से मारा कि वह जमीन में धंस गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। टियाना ने अपने बच्चे को रखा और ज्ञान और दयालुता के साथ राज्य पर शासन किया, और इसके बाद उसने रम्पेस्टिल्टस्किन को फिर कभी नहीं देखा।